हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वाईसीटी बुक ऑफिशियल चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों से मुलाकात की थी साइंस एंड टेक के बारे में, जो यूपी पीसीएस आरओ में या अदर एग्जामों में बातचीत या प्रश्न पूछे जाते हैं। रिवीजन के तौर पर ये क्लासें आपकी बहुत ही बेहतरीन जाने वाली हैं और इन क्लासों को मिस ना करें लेना। और ये आपके सामने ये बुक पढ़ाई जा रही है जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, बैंक, पुलिस, स्टेट एसएससी, केवीएस, यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एस बी, एनबीएस, यूपी टेट, सी टेट, डिफेंस, सुपर टेट, बीएड, अदर स्टेट टेट, और आपकी ये बेस्ड है एनसीईआरटी बेस्ड है। कैसे एनसीईआरटी के 27 बुकों का संकलन दिया गया इस पर, और इसमें आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट रिवीजन के तौर पर आपकी ये रामबाण बुक साबित होने वाली है। जब आपको ये कहते हैं कि किसी सर से या किसी स्टूडेंट से मांगने का कि क्या आपके पास एग्जाम टाइम शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हो, क्या दे दीजिएगा, मैं भी रिवीजन कर लूं, तो मार्केट से इस बुक को अभी आप परचेज करके रख लें। हो सकता है एग्जाम टाइम इसका स्टॉक कम हो जाए ना, तो अभी से रख लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मैं सच बता रही हूँ, चाहे आरआरबी का दे या कोई भी एग्जाम दे, ये बुक आपके लिए लल्लन टॉप बुक होनी चाहिए। आइए, तो अगर अभी तक आपने वाईसीटी बुक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर चैनल को लाइक शेयर और अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। ये आपकी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियां और कर्तव्य होने चाहिए। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं आपके पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे। मतलब मूलभूत बात कर दें कि पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे, हमारे आसपास का आवरण कैसा, उसकी चर्चा पर चर्चा हम लोग करने वाले। आइए तो बात करते हैं। कहा गया पारिस्थितिकी है क्या? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहा गया अर्नेस्ट हैकेल, याद कर लो इनका नाम जरा सा, है ना, हैकेल जी का। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किया था और इनका नाम 1869 में किया था। कब? 1869 ईस्वी में। ठीक है, क्या किया था सर्वप्रथम प्रयोग? आप कहेंगे ओइकोलॉजिक, है ना, लॉजी, है ना, ये नाम दिया गया। फिर पारिस्थितिकी तंत्र आया। ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था वर्ष 1935 में। कब? 1935 में। अगर केवल पारिस्थितिकी शब्द पूछा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी तंत्र की बात, ये सिस्टम की बात की जाएगी, इकोलॉजी सिस्टम की बात, तो आप कहेंगे एजी टांसले ने। दो अलग अलग नाम है, दो प्रश्न आपकी इसी स्क्रीन से मिल रहे हैं और यही दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, रूबरू होते हैं कुछ चीजों से। कहा जाता है आपके जैविक घटक तो जैविक घटक कौन होंगे? और आपके पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ घटक है ना, उनमें जैविक घटक, अजैविक घटक। तो बात करेंगे कौन कौन से घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत, अजैविक घटक के अंतर्गत कहा गया भौतिक कारक आएगा, अकार्बनिक कारक आएगा और कार्बनिक कारक आएगा। आइए देखते हैं इनको एक एक करके। भौतिक जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश या सौर ऊर्जा, स्थलाकृति और आपके वायुमंडलीय दाब, ये आपके किसके? अजैविक के अंतर्गत भौतिक कारक में आएंगे। अकार्बनिक जैसे जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैसें, ये सब किसमें? अकार्बनिक कारक, लेकिन किसके घटक हैं? अजैविक के घटक हैं। कहा गया कार्बनिक कारक जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये है क्या? अकार्बनिक घटक जरूर है या कारक है, लेकिन है किसके? अजैविक घटक के। आगे, जैविक घटक होता क्या है? कहा गया जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्पादक, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणुओं और शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बना सकते हैं, इसी को कहा गया है जैविक घटक का उत्पादक, है ना। ये क्या है? उत्पादक। अब आती है बात उपभोक्ता की। कहा गया प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, चरने वाले पशु
जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, टिड्डा आदि ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर, जैसे मां, सांप, भेड़िया आदि ये क्या हो गए, ये किसी और पर निर्भर हो गए, शाक भक्षी है या अन्य प्राणियों पर भी निर्भर रहते हैं। तृतीयक जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, उनके अंतर्गत कौन आएंगे, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि आते हैं। क्या तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मनुष्य नहीं आएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अब घटक क्या होते हैं, अब घटक कहा गया इसमें मुख्य बैक्टीरिया व कवक आते हैं और ये पोषण के लिए मृत आपके कार्बनिक पदार्थ या अपरदन पर निर्भर करते हैं। किस पर, कार्बनिक पदार्थ या आपके अपरद पर निर्भर करते हैं। कौन, अब घटक, है ना। आगे आते हैं। 10% का नियम क्या है, समझो भाई, 10% का नियम क्या है ना। कहा गया वर्ष 1942 में लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था, शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पाद की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखना, है ना, अपने में संचित रखना। देखो कहा गया मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का भक्षण, शाकाहारी का 10% ऊर्जा संरक्षित करना। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। क्या होता है, 10%, ठीक है। तो याद रखना क्या करते हैं, संचित ऊर्जा करते हैं, ठीक है ना। आइए, कहा गया जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिवसीय या एक दिशीय होता है। किसमें, जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में किसका प्रभाव पूछा गया, ऊर्जा का, तो एक दिशीय होता है। और ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। किसमें, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में। अब आता है अगला टॉपिक, पिरामिड। ये क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न, कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार की रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है ना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब, जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी मछलियां बहुत पाई जाएंगी और फिर इनसे थोड़ा सा बड़ी, इससे कम, और सबसे बड़ी थोड़ी सी ही पाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। आगे आते हैं। कहा गया खाद्य श्रृंखला, इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास को कौन खाएगा, ऐसे बना लो, घास को कौन खाएगा, ये घास है तो घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को कौन खाया, मेढक खाया, मेढक को कौन खाया, सांप खाया, और सांप को कौन खाया, बाज खाया, है ना। और बाज मरेगा तो कौन खाएंगे, तो फिर बाज मरेगा तो घास में ही आएगा ना, घास में गिरेगा, फिर उसको अब घटक के रूप में आ, फिर से क्या हुआ, घास को टिड्डा खाएगा, धीरे धीरे ये चक्र चलता ही रहेगा, है ना, चक्र चलता रहेगा। प्रवाल भित्ति पारितंत्र, प्रवाल एक चूना प्रधान या कैल्शियम कार्बोनेट सागरी जीव है और जिसके अवशेषों के क्रमशः स्थिरीकरण के प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों या 30 उत्तरी अक्षांश से 30 दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाते हैं। इनके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। कितना, 18 से 25 डिग्री। किसकी, प्रवाल भित्तियों की बात। ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सागरी जीव हैं, ठीक है ना, याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत में प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक है, फिर इसके बाद कच्छ की खाड़ी में सबसे कम है, मन्नार की खाड़ी में भी है और लक्षद्वीप में भी है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रवाल भित्तियां कहां पर नहीं उपस्थित है, तो इन चारों के अलावा कहीं पर नहीं है ना, अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, ठीक है ना, इनके अलावा कहीं और नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को कहा गया जैव विविधता कहते हैं। 1992 में रियो डे जेनेरियो में कहा गया आपके आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, याद करो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, कहां पर, रियो डी जेनेरियो पर हुआ था, ठीक है। जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके कहा गया
वाल्टर जी रोजने ने 1985 में किया था। किसने? रोजने ने किया था। किसका? जैव विविधता शब्द का प्रयोग। आगे आता है जैव विविधता संरक्षण। आइए, जैव विविधता स्वस्थानीय संरक्षण और आपके वास्थानीय संरक्षण, है ना, इन सीटू और आउट सीटू, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय 106 है, वन्य जीव संरक्षण आपके 566 या 566 है, जैव मंडल आपके आगार 18 है, पवित्र उपवन एवं झील आपके स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत ही आएंगे। समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार, तो आप कहेंगे ये भी आपके स्वास्थ्य संरक्षण के अंतर्गत। आपसे ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा उदाहरण आपके सामने नहीं पेश किए जा सकते हैं। तो आपके क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आपके आगार होगा, पवित्र उपवन एवं झीलें होंगी, समुदाय आगार एवं संरक्षण। अब वायुस्थानीय जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये क्या होते हैं? वायुस्थानीय संरक्षण होते हैं। सच्ची बता रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। तो यहां से आपको ये प्रश्न 1 नंबर पक्का है। क्या लिख लो? 1 नंबर पक्का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास क्या क्या किए गए भारत में। तो कस्तूरी मृग परियोजना 1990 में, सॉरी 1970 में लाई गई थी IUCN के सहयोग से। अब आप लोग IUCN का कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताएंगे और इसका वहीं पर हम उत्तर दे देंगे, ठीक है। गैंडा परियोजना 1983 में, कहा गया हंगुल परियोजना 1970 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। वर्तमान में 18 राज्यों में कुल 33 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में शुभंकर गज्जू था। कौन था? गज्जू, ठीक है। लाल पांडा परियोजना 1996 में WWF के सहयोग से। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। कब? ऊपर भी यहीं से शुरू हुआ था, है ना। कस्तूरी मृग परियोजना। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा लाया गया था। गंगा डॉल्फिन क्या हो गई? संरक्षण दिया जा रहा है। और मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट 1974 में आया। कब आया? 1974 में। अब आप कमेंट करेंगे कि गंगा डॉल्फिन को संरक्षण भारत ने कब दिया, ठीक है ना। ये पूछा जाता है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये चीजें आप क्या करेंगे? याद करके रखेंगे, ठीक है ना। क्या करोगे? तो याद करके रखोगे। याद कर पाओगे क्या? जल्दी से बताओ, याद कर पाएंगे क्या आप? आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिएगा, तो 1 सेकंड हम बताते हैं आपको। चलिए, तो क्या कहेंगे? ये 1 मिनट में याद कर लेना। कहा गया कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, गैंडा परियोजना 1987 में, हंगुल परियोजना 1970 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। वर्तमान में 18 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में आया था। हाथी मेरे साथी 2011 में आया। लाल पांडा परियोजना 1996 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2006 में आया, 2009 में आया था। कस्तूरी मृग 1970 में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में। कहा गया समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में। गंगा डॉल्फिन कब आया? आप कमेंट करके बताएंगे। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में आया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे बातचीत आपसे करते हैं, है ना। आगे बातचीत करते हैं, क्या होगा आगे। कहा गया प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम। जैसे जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। खूब पूछा जाता है, याद कर लो। भारतीय वन अधिनियम 1927 में, याद करिएगा। भारतीय वन अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। याद करें, ये जो आपके सामने 6 अधिनियम लिखे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। भारतीय वन्य अधिनियम 1927 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने? 4 हैं मात्र। कितने? 4 है। तो हिमालय क्षेत्र है और इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र है, सुंडालैंड
या आपका इसी को ट्रिनिकेट सहित कहा गया आपका नान काउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार समूह भी इसमें शामिल है। किसमें? सुंडालैंड में, ठीक है ना, किसमें? सुंडालैंड में। तो ये 4 आपके इंडिया के या भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। आगे कहा गया रामसर कन्वेंशन, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन होते हैं। अभी तक भारत में कुल कितने? 75 शामिल हैं। और रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कहा गया यहाँ पर हस्तांतरित भारत कब किया था? तो 2 फरवरी 1971। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड में है। आइए, कहा गया भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन, है ना, तो जैसे बिश्नोई आंदोलन 1771 में नेतृत्व अमृता बिश्नोई ने किया था, है ना। कहा गया बलिया पाल आंदोलन उड़ीसा में गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग रोकने के लिए किया गया था। शांत घाटी आंदोलन केरल में 1973 में शुरू किया गया। चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के आपके रैनी गांव में शुरू किया गया था। आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुड़ा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, लेकिन एक्टिव रूप से सुंदरलाल बहुगुड़ा जी थे। इनका नाम इसीलिए आगे आता है ना। तो चिपको आंदोलन कहाँ? उत्तराखंड में 1974 में। मैती आंदोलन 1994 में। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के चमोली से किया था। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार से 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। कहा गया आपका नौदान्या आंदोलन 1982 में जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में, और इसमें मेधा पाटेकर और बाबा आमटे एवं आपके अरुंधति राय जी मुख्य कार्यकर्ता या नेतृत्वकर्ता थी। और अपिको आंदोलन आपके कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े जी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे आते हैं। कहा गया प्रमुख वन्य जीव संस्थान, है ना, तो ये संस्थान, ये स्थान है कहां पर है? जैसे इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली, याद करो, है ना। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, याद करो, देहरादून में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहां पर? कोलकाता, याद करें। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां? भोपाल, याद करो। अब भोपाल और देहरादून में अक्सर कंफ्यूजन, तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। तो क्लियर रखो दोनों चीजों को ना। अगर आप डाउट रखोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्या रखना है आपको? क्लियर रखना है, ठीक है ना। इन चीजों को आप क्या रख सकते हैं? एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या कहेंगे? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज आपका देहरादून में है। इंडियन पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र आपका देहरादून में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वनस्पति उद्यान आपका कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र आपका कोयम्बटूर में है। याद करके इतने आपको रखने ही रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान आपके नागपुर में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कहा गया राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र आपका कोलकाता में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद करके इन्हें रखें। जितना मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या आएगा आगे। कहा गया यूनेस्को के MAB। अब MAB क्या है बताते हैं। प्रोग्राम में शामिल भारत के कुल 12 बायो रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आगरा यूनेस्को, कौन सा? कहा गया आगरा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल है। कौन? आगरा। कहा गया नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, शिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और आपके पन्ना शामिल है। कितने हैं? 12। तो आगरा
नीलगिरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, ठीक है ना। ये लेकिन यूनेस्को वाली इसलिए बताया गया, ठीक है ना, यूनेस्को के। तो आगरा के यूनेस्को में मेन एंड आपके बायोस्फीयर में शामिल है और पन्ना है, ठीक है ना। तो उसको हटा करके 12 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत के कुछ क्या आते हैं, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके कुल 18 है। जैसे नीलगिरी 1986 में पहला बना था, कौन पहला था, नंदा देवी 1988 में, मानस 1989 में, मन्नार की खाड़ी 1989 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, नोकरेक 1988 में, सुंदरवन 1989 में, सिमलीपाल 1994 में, डिब्रू सैखोवा 1997 में। सबसे छोटा याद करो, सबसे पहला याद करें, सबसे छोटा याद करें। और दिहांग दिवांग 1998, पंचमढ़ी 1999, अगस्त मलई 2001 में, अचानक मार अमरकंटक 2005 में, कंचनजंगा सन 2000, कच्छ करण 2008 में सबसे बड़ा याद करो। और शीत मरुस्थल 2009 में, कागज सेला या शेषाचलम 2010 में, पन्ना 2011 में। आपके इतने किस्में शामिल भारत के बायो रिजर्व है ना, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके 18 हैं। तो इनको याद करें। सबसे पहला कौन था, नीलगिरी 1986 में। फिर उसके बाद सबसे छोटा तो डिब्रू सैखोवा 1997 में, और सबसे बड़ा कच्छ का रण 2008 में शामिल किया गया। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद करते चले। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आ गया, भारत में टाइगर रिजर्व की सूची और किस राज्य में कौन है, आइए देखते हैं। जैसे झारखंड में आपका पलामू है, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़ है, ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोशिया है, असम में आपका मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग है। आपका काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में आपकी मधुमलाई, सत्यमंगलम, कागा आपका कल्लड़, मुंड नथुरई है ना, आपके अन्नामलाई और श्री विल्लुवर पुत्तूर या आपके मेगा मलाई है। ये सब कहाँ के, तमिलनाडु के। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बुक्सा है, बिहार में वाल्मीकि है, मिजोरम में दम्फा है। कौन सा है, दम्फा है, याद रखना। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, आपका कहा गया उदंती और सीता नदी, अचानक मार। छत्तीसगढ़ में अचानक मार अमरकंटक है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के और आपका कमलांग है। केरल में आपका पेरियार और आपका कहा गया पेराम्बूर कुलम है। तो कहां पर है, ये केरल के हैं। तेलंगाना में कावल और आपके कहा गया अमाराबाद है। कौन सा है, अमाराबाद है। तेलंगाना में कौन सा है, कावल है और आपका अमाराबाद है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्रीशैलम है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपके पन्ना, कान्हा, पेंच, माधव, सतपुड़ा और संजय दुबरी है, संजय दुबरी। महाराष्ट्र में कहा गया आपका मेलघाट, आपका तपोदा, अंधारी, पेंच, सहाद्री, नौगांव आपका नागजीरा और बोर है, ये महाराष्ट्र के। कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, आपके दधेली, अंशी, नागरहोल, कागा, बिलगिरी और रंगनाथ मंदिर स्थित है। उत्तराखंड में आपके कारबेट, राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ग्रीन हाउस या ग्रीन ग्रह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। ये क्या होती है, ग्रीन ग्रह या आपके हरित प्रभाव जलवायु परिवर्तन होता है। जोसेफ फोरियर, कहा गया फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस या हरित ग्रह गैसों की संकल्पना की थी। कब की गई थी, 1824 में। किसने, जोसेफ फोरियर ने किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। कहा गया ग्रीन हाउस गैस, आपके प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे ओजोन O3 3 से 7%, मेथेन आपके CH4 4 से 9%, कार्बन डाइऑक्साइड आपके CO2 26%, जल वाष्प सबसे अधिक कितना 60%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC 0.1 से लेकर आपका 0.4%, नाइट्रस ऑक्साइड N2O 1.5% है, ठीक है।
ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा कहा गया अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में चीन के साथ 28% पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर 15% और भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 5% के साथ चौथे स्थान पर तथा जापान 3% के साथ 5वें स्थान पर स्थानित है या है। भूटान को कार्बन निगेटिव देश माना जाता है, याद करो भाई। भूटान कौन सा देश है? आप कहेंगे भूटान को। खूब प्रश्न पूछा गया PYQ, कोई भी PYQ उठाकर देखेंगे है ना, केवल आपका स्टेट PCS या RO की नहीं, कोई भी आप UP-SSB या UP-SSC का भी उठाकर देखेंगे तो वहां भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे कहा गया अब आता है वायुमंडलीय उष्णता के प्रभाव। तो देखते हैं वायुमंडलीय के उष्णता के प्रभाव, तो सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में बादलों में वृद्धि हो रही है वायुमंडलीय उष्णता से और पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। और नकारात्मक क्या होते हैं? फसल उत्पादन में कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है और समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय प्रदेशों का डूबने का डर है ना, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का जल स्तर बढ़ना, तापमान में वृद्धि, पौधों में रोगों की वृद्धि और आपके स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक देशों के काफी तट समुद्र में समाहित हो गए हैं। समय से पूर्व कहा गया आमों में बौर आ जाना, ये सब क्या है? नकारात्मक प्रभाव है वायुमंडलीय उष्णता के प्रभाव से। आगे आता है अम्लीय वर्षा करने वाली गैसें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा कराने वाली प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। प्रभाव क्या होते हैं? त्वचा पर फफोले पड़ना अम्लीय वर्षा से, ताजमहल के रंग में परिवर्तन आपके किसके? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है किसके? अम्लीय वर्षा के कारण। किससे? अम्लीय वर्षा के कारण। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया कृत्रिम वर्षा, तो कहा गया सिल्वर आयोडाइड और आपका गर्म वर्षीय बादल से कराया जाता है। शुष्क बर्फ या CO2 कहा गया एकिल हैलाइड आपका शीत वर्षीय बादल होता है। क्या होता है? शीत वर्षीय बादल होता है। ये जैसे गर्म वर्षीय बादल होते हैं, ये शीत वर्षीय बादल होते हैं। ये कृत्रिम वर्षा है ना, ये कृत्रिम वर्षा मतलब हमारे और आपके द्वारा ये वर्षा कराई जाती है। कहा गया ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण, तो ओजोन क्षरण या ओजोन लेयर परत की बात। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। आगे बढ़ते हैं, ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप मंडल की निचली परत में 15 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। सोम मंडल में ओजोन का शेष भाग 10% पाया जाता है। सोम मंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में मदद करता है, इसलिए सोम मंडल को ओजोन हानिकारक माना जाता है। क्या माना जाता है? ओजोन हानिकारक माना जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डाप्सन आपके कहा गया स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। तो ओजोन की माप डाप्सन से किया जाता है, इसे डाप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। डाप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, एक डाप्सन यूनिट की इकाई कितनी होती है? तो 0.01 मिलीमीटर की मोटाई होती है मात्र। ठीक है ना, याद रखना। आगे कहा गया ओजोन विघटनकारी पदार्थ जैसे आपके क्या हो रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहा गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, HCFCS, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, कहा गया ट्राइक्लोरो एथिलीन, हेलोन है ना, यहाँ पर हैलोजन्स, यहाँ पर हेलोन, जो आपके 1211 और 300 1301 वाले हैं।
आगे, ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी है। सीएफसी का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से होता है। इसका व्यापारिक नाम फ्रेयान है। क्या है? फ्रेयान है। सीएफसी का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर या आपके किसमें, तो आप कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन मतलब एसी में किया जाता है, आपके फ्रिज में किया जाता है, जो आपके घर में फ्रिज होती है उसमें, ये फ्रिज है। और प्रशीतक के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन? सीएफसी। तो आपके प्रशीतक के रूप में एयर कंडीशंस मतलब आपकी एसी में इसी गैस का प्रयोग करते हैं, और गैस बुझाने में भी सीएफसी का प्रयोग करते हैं। ओजोन परत संरक्षण के उपाय कहा गया। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आपके GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। किसका? ओजोन हैलो का पता लगाया। ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो वर्ष 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। ठीक है ना। तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु क्या आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। कब आया? 1987 में आया। इसीलिए 16 सितंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये 1987 में आया, लेकिन ये अपनाया या प्रभावी रूप से कार्य किया 1989 से। कभी कभी यही पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी रूप से कार्य करना कब से स्टार्ट किया, तो हम लोग तो 1987 याद किए रहते, वही उत्तर लगाते थे, जो पूरी तरह से गलत है। ये आया जरूर था 1987 में, कार्य 1989 से किया था। 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों में वर्ष 2000 तक सीएफसी उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह प्रतिबंधित करने को कहा गया था। कब? तो 2000 तक सीएफसी का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया है। आगे आता है कि रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया। इसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये ग्लेशियर पिघल कर नीचे और नदियों का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जो आपके तटीय प्रदेश होंगे वो सब धीरे धीरे डूबते जाएंगे, है ना। यहाँ पर जैसे हमारे भी तटीय 9 राज्य होते हैं और 4 हमारी यूटियां भी हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएंगी, ये हकीकत है। आगे आते हैं ओजोन परत संरक्षण के प्रभाव। तो कहा गया सूर्य की परावैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला यूवी या अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी ए, और अल्ट्रावायलेट किरणें बी, और अल्ट्रावायलेट किरणें सी। तो जो आपकी 315 से लेकर 400 nm तक होती हैं उनको यूवी ए, और जो 280 से लेकर 315 तक होती है उनको यूवी बी, और जो 100 से लेकर 280 nV तक होती हैं उनको यूवीसी कहा जाता है। अब यूवीवी के विकिरणों कहा गया, विकिरणों से प्रभाव जैसे अत्यंत घातक आपके सनबर्न होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा कैंसर होता है, जीन उत्परिवर्तित हो जाता है, आनुवांशिक दोष आ जाते हैं भाई, है ना। ये होते हैं आपके यूवीबी के प्रमुख प्रभाव। आपके ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश के 93 से लेकर 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी में जीवन के लिए हानिकारक है। इसीलिए आपकी ओजोन परत का पृथ्वी की जीवन रक्षा कहा जाता है। वरना अगर ये पूरी की पूरी पृथ्वी पर आ जाए परावैंगनी प्रकाश, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या परावैंगनी प्रकाश की इतने % अवशोषित, तो अत्यंत घातक सनबर्न, आपकी ये शरीर जलने लगेगी, आपकी त्वचा मोतियाबिंदु और ज्यादा होने लगेंगे, है ना। त्वचा कैंसर मतलब त्वचा पर केवल कैंसर ही लोगों के दिखेंगे। जीन उत्परिवर्तन हो रहे हैं लगातार, और हो अभी तो बहुत कम हो रहे हैं ना, आनुवांशिक दोष आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो पर्यावरण कहा गया पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। जैसे हम, आप, ये चीजें, ये वस्तुएं, ये सब जो सब मिला करके समूह जो हमारे चारों ओर है, जो जिससे हम चारों ओर घिरे हुए हैं,
वो सब क्या है, पर्यावरण या सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार या 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यही क्या है, पर्यावरण है। आगे आते हैं। अब पर्यावरण की बात आई है ना, तो कहा गया पर्यावरण, तो आपके ये वायुमंडल, तो एक चक्र चल रहा है। देखो अगर हम देखो वायुमंडल कैसे, स्थल मंडल, अब स्थल मंडल से जीवमंडल, जीवमंडल से कैसे जाएंगे, तो जल मंडल, जल मंडल से वायुमंडल में, है ना। और या तो आप कहें कि जल मंडल से हम जीवमंडल, जीवमंडल से स्थल मंडल, और स्थल मंडल से आप वायुमंडल जाएं, तो ये एक लगातार चक्र चलता रहता है। अब जीवमंडल में देखो, आपके जीवमंडल में क्या होगा, पौधे होंगे और जीव जंतु होंगे, जैसे हम आप और पेड़ पौधे। और आपके स्थल मंडल में पर्वत, मैदान और मरुस्थल है, ये स्थल मंडल। जल मंडल में हिमनद, झील, नदी और सागर आएंगे। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल वगैरह वगैरह आपके आएंगे, आयन मंडल, मध्य मंडल, है ना। ये सब क्या है, आपके वायुमंडल, वायुमंडल की जो मंडल है, परतें, वो सब आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। पर्यावरण के संगठक, तो भौतिक या अभौतिक संगठक, भौतिक या जैविक, कहा गया भौतिक या आपके अजैविक या आपके सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियां होती हैं। तो जैसे भौतिक या अजैविक में स्थल, वायु और जल होगा। जैविक में क्या होगा, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव होंगे, और ये आपके मानव निर्मित गतिविधियों से चलते रहते हैं। किसे, मानव निर्मित गतिविधियों से। आगे आते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, कहा गया प्रदूषण भूमि, वायु और जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों के में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है वो प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे अब ये प्रदूषण के प्रकार देखते हैं। कहा गया भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। उत्पत्ति के आधार पर आपके प्राकृतिक प्रदूषण और मानव आपका उद्वेवी प्रदूषण। तो ज्वालामुखी का फूटना ये आपका प्राकृतिक प्रदूषण है ना, ज्वालामुखी और भूकंप का आना ये आपका कैसा है, प्राकृतिक प्रदूषण है ना, ये हम नहीं कर पाएंगे। मनुष्य द्वारा आपके औद्योगिक क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषण ये मानव द्वारा आपके क्या, तो मानव उद्भवी है, मानव द्वारा उद्भवित किए जा रहे हैं। कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, तो जैव निम्नीकरण, घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र और सीवेज आदि ये आपके जैव निम्नीकरण की बात करता है। और जैव आपके निम्नीकरण रहित, जैसे प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड ये सब आपके जैव निम्नीकरण रहित आपके प्रदूषण है। पर्यावरणीय भाग्य के आधार पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण ये क्या होंगे, तो ये प्रदूषण के निम्न प्रकार के प्रकार है। भौतिक गुणों के आधार पर आपके गैसीय, धूल, ताप, ध्वनि और रेडियो आते हैं। उत्पत्ति के आधार प्रकृति और मानव द्वारा या कृत्रिम रूप से किए जाएंगे। और आपके पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक निम्नीकरण, जैसे आपका घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र और सीवेज आदि आते हैं। और जैव निम्नीकरणीय आपके रहित, जैसे प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन और हेक्साक्लोराइड। और पर्यावरणीय भाग के आधार पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आते हैं। आगे धारणीय विकास या सतत विकास की बात आई है। किसकी बात आई, तो धारणीय विकास एवं सतत विकास की बात आई है। ठीक है ना, तो आइए इनके बारे में हम लोग फटाफट देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये आपका धारणीय विकास है। तो धारणीय विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की भी बात की जाए। जैसे आपकी जल, आपके वर्तमान की स्थितियां भी देख रहे हैं और भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे आपकी शिक्षा, आप वर्तमान में भी सोच रहे हैं और भविष्य के लिए भी सोच रहे हैं, है ना, ध्यान में रखा जाए। धारणीय विकास की कहा गया अवधारणा 1987 में आपके वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड ऑफ डेवलपमेंट या आपके WCED में अपनी रिपोर्ट और
आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत किया गया था। आपको ये पूछा जाता है कि आवर कॉमन, पीवाईक्यू उठाकर देखना जरा से, आवर कॉमन फ्यूचर की चर्चा किसमें की गई थी? तो धारणी विकास की अवधारणा में 1987 में। यह भी पूछा जाता है कि आवर कॉमन फ्यूचर कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1987 में। कब? 1987 में। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 में आगे कहा गया एजेंडा 21 जैविक विविधता का सर्वेक्षण और आपके संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ये आपका एजेंडा 21 के अंतर्गत आएंगे। कहा गया पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया जाना, यह एजेंडा 21 में आएगा। सबको खाद्य, स्वच्छ जल एवं सुरक्षा, एजेंडा 21 में चर्चा की गई। विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई, एजेंडा 21 में बात की गई। धारणीय या सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? आप कहेंगे ब्रंटलैंड थे। कौन थे? ब्रंटलैंड, 1987 में। याद कर ले, याद करो, और जो जहां जहां मैंने लिखा है याद करो, वो प्रश्न अक्सर बन चुके हैं, आगे बनने वाले भी हैं, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, जिन्हें हम वर्ष 2017 तक 2030 तक प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखे। कब तक? 2030 तक। आइए, तो 17 सतत विकास लक्ष्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है और याद करना। हर बार मैं स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस की बात कर रही हूँ, आरओ की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर आरआरबी उठाकर देखना एग्जाम पूछा गया है क्या? यहाँ पर आप यूपीएसआई में देखना पूछा गया है क्या? यूपीपी में पूछा गया है क्या? लेकिन बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जामों तक आपके सतत विकास लक्ष्यों की बात की जाती। क्यों? वाई? ऐसा क्या है? क्योंकि ये आपके वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए आपके भविष्य की स्थितियों की भी चर्चा की जाती है। 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना है, चल क्या रहा है? 2024, है ना। तो अभी 6 साल तक इनकी चर्चा यूं ही करता रहा जाएगा लगातार, क्योंकि ये 2030 तक पूछे जाएंगे, उसके बाद भी ये पूछे जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ से हर बार प्रश्न बनता ही बनता है। आइए देखते हैं। पहला कहा गया है गरीबी की समाप्ति। अगर देश से गरीबी की समाप्ति होगी, आपको रिलेट करते चलें, आपको एकदम एग्जैक्टली वही चीज पकड़ पाएंगे। अगर गरीबी की हम समाप्ति करेंगे तो भुखमरी से मुक्ति, मतलब गरीबी अगर समाप्ति होगी तो भुखमरी से भी छुट्टी मिलेगी। हमें मिलेगी कि नहीं? जब गरीब कोई रहेगा नहीं तो भूखा कोई सोएगा नहीं, है ना। अगर कोई गरीब नहीं, कोई भूखा सोएगा नहीं, तो स्वास्थ्य और सुरक्षा, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, है ना, ताकि हम बीमार ना हो पाए, और सुरक्षा भी रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी पाएंगे। अगर हम शिक्षा अच्छा पा रहे हैं तो हम समानता, लैंगिक समानता की बात करेंगे, है ना। हम नहीं कहेंगे कि लड़कों को ज्यादा आगे बढ़ाना है, लड़कियों को पीछे, या लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाना है, लड़कों को कम बढ़ाना है ना, ऐसे, क्योंकि किसी किसी घर में लड़कियों को वर्चस्व दिया जाता है। आगे आता है जल एवं स्वच्छता। हम अच्छे जल की तलाश करेंगे, जो स्वच्छ जल होगा उसको पीने की बात करेंगे, है ना। अभी आपने देखा है कि मुंबई नहीं और कहीं का एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर टंकी पर मछलियां, है ना, वहीं पर उसी पानी, ऐसे टंकी खुली है ऊपर वाली, और इस टोटियों से लोग अपनी अपनी बोतलों पर पानी भरते, उसमें मछली और बंदर लैट्रिन तक वो उसी में नहा लेते हैं, और ये कैमरे के द्वारा पूरा 3 दिन तक कैद किया गया। तो क्या हुआ? इसको लोग पीते, लोगों को पीते हुए भी दिखाया गया। उनको थोड़ी ना पता है कि ऊपर टंकी में क्या है ना। उनको तो लगता है बढ़िया स्वच्छ जल होगा, रोज भरा जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो आप बीमार और आपको पता ही नहीं चलता है। आप ये कहते हैं कि हमारा जलवायु परिवर्तन हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो पानी का परिवर्तन हुआ इसलिए हम बीमार हो गए, लेकिन आपको अगर स्वच्छ जल मिलेगा तो आप बीमार नहीं होंगे, ये हकीकत है। तो इसलिए अपना पानी स्वयं लेकर चले, है ना। कहा गया किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा। अब भाई हम जब जल की बात कर रहे हैं, हम जल अच्छा पिएंगे
ताकि स्वच्छ जल पिएंगे। तो ऊर्जा की भी बात करेंगे हम, और बढ़िया ऊर्जावान भी रहेंगे, और किफायती स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे। उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास की बात करेंगे। आपके सतत विकास 18.8 में कहा गया है कि उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास की मतलब जब सब कुछ ठीक रहेगा तो हमारी आर्थिक स्थितियां भी ठीक रहेंगी। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। वही घिसा पिटा फार्मूला चला आ रहा है लोगों के दिमाग में, कूड़ा करकट, एकदम सत्य कह रहे हैं, है ना, कि लोगों को लगता है अरे लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती हैं। आप अपना नजरिया बदल लें, आप अपना नजरिया बदलें। अगर आपकी लड़की आपके घर में छोटा कपड़ा पहनती है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाहर कोई पहनता है तो आपको वही चीज बुरा लगता है। सोचो जरा, आप नजरिया बदले। आपकी भी लड़की का या बहन का वही आकार होता है जिसे आप उस नजर से भी देखते हैं। बहुत बड़ी बात कह दिया मैंने एक लाइन में, सोचने वाली है। कहा गया उद्योग, नवाचार, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम नया नया विकास कर रहे हैं, इनकी बात करेंगे। बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। अरे ऊपर उठो जरा प्रभु लोग, है ना। आपका सतत विकास या एसडीजी, इन्हें एसडीजी कहा जाता है। एसडीजी 10, असमानताओं में कमी। अब 5 से इसे लिंक कराओ। लैंगिक समानता की बात करेंगे तो हम 10 तक असमानताओं में कमी लाएंगे। जब हमने लैंगिक समानता की बात एसडीजी 5 में की, तब हम 10 में असमानता में कमी ला पाए, है ना। कहा गया संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास करेंगे, है ना। संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास का क्या कहें, सामुदायिक विकास का विकास करेंगे, है ना। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद करेंगे, ठीक है। जिम्मेदारी के साथ उपभोग भी करेंगे और उत्पाद भी करेंगे। ये नहीं केवल उपभोग करते जा रहे हैं, है ना, एक दिन खत्म, है ना, एक दिन खत्म, ऐसा नहीं, उतना ही हम उत्पाद भी करेंगे, ठीक है। कहा गया जलवायु कार्यवाही, तो आप जलवायु परिवर्तन या कार्यवाही करेंगे बढ़िया अच्छे से। जलीय जीवों की सुरक्षा करेंगे, जो जलीय जीव हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, ताकि हमारा सांस्कृतिक चीजें जो है वो बची रहे, है ना, जैसे डॉल्फिन है। स्थलीय जीवों की सुरक्षा करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम जलीय जीवों का कर रहे हैं तो स्थलीयों का नहीं करेंगे, नहीं, स्थलीय जीवों का भी करेंगे ना। शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं बनाएंगे ताकि शांति स्थापित रहे। ये नहीं कि आज यहाँ हुड़दंग हो रहा है कल वहां हो रहा है ना। ये नहीं आज यहाँ मारपीट हो रही कल वहां मारपीट हो रही। तो शांति की बात की गई, न्याय की बात, निष्पक्ष न्याय की बात की गई है, और सशक्त संस्थाएं बनाएंगे। और आपका लास्ट लक्ष्य 17वां है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी करेंगे, है ना। इन सब लक्ष्यों के लिए हम भागीदार स्वयं बनेंगे, है ना। हम एक दूसरे को जागरूक करेंगे इन 7 विकास, सतत विकास लक्ष्यों के लिए। और ये आप भी वर्तमान में और आने वाले भविष्य के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। इतने अच्छे से समझा दिया, आज से ना भूलना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है। कहा गया वे प्रदूषक आपके प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलाप के कारण या क्रियाकलाप के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके अणकीय पदार्थ या आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होंगे, तो ये प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर आपके क्या क्या है, तो इनको याद कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसी को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, दम घुट के मर जाते हैं इंसान। नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपके कागज कणकीय पदार्थ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। द्वितीयक पदार्थ क्या होंगे, द्वितीयक प्रदूषक, इनका निर्माण विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन आपके प्राथमिक प्रदूषक तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच में और रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे ओजोन, जैसे आपका नाइट्रिक अम्ल, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और इनके सूत्र भी याद करना, ओजोन को O3 से, नाइट्रिक अम्ल को कहेंगे HNO3 से, सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 से, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, ठीक है। वायु प्रदूषक आप कहेंगे जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर चीजें दी गई हैं और इनको आप क्या करके रखें, याद करके रखें। ये आपका अपना कर्तव्य
होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहां तक बात कर ली, वायु प्रदूषण तक की। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पीएम। आपको एक जगह इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में पीएम लिखा मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, पर्टिकुलेट मैटर होता है। पर्टिकुलेट इसका फुल फॉर्म पर्टिकुलेट मैटर। 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कण की पदार्थ या धूल की संरचना या संज्ञा दी जाती। याद करो, अभी कल मैंने क्वेश्चन कराया था, यही प्रश्न था कि 10 माइक्रो कहा गया, 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को कणकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रश्न था कि कणकीय पदार्थ किसे कहा जाएगा, 2 माइक्रोन के बड़े कहा गया, 2 माइक्रोन से बड़े आकार वाले, 10 माइक्रोन, तो क्या बोलेंगे, 10 माइक्रोन से बड़े वाले आकार। ऐसे ही प्रश्न ही पूछा गया है आपका, ठीक है ना। फ्लाई ऐश क्या होता है, तो फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में होता है। जहां पर कोयला आधारित ताप विद्युत घर होते हैं वहां पर ये फ्लाई ऐश होता है ना। और वहां के जो कोयला मजदूर होते हैं, जो कोयला का कार्य करते हैं, उन्हें फ्लाई ऐश रोग भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें कहा गया, इसमें शीशा, कोबाल्ट, आर्सेनिक तथा कॉपर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं, जिससे या इससे श्वसन तंत्र संबंधी रोग भी होता है तथा प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। तो इसमें फ्लाई ऐश में क्या पाया जाता है, शीशा पाया जाता है, कोबाल्ट, आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक पाया जाता है, कॉपर जैसे आपके नुकसानदेह पदार्थ पाए जाते हैं, और ये स्वतंत्र तंत्र श्वसन तंत्र को प्रभावित या संबंधी रोग हो जाता है। कहा गया निलंबित आपकी कणकीय पदार्थ, तो आप कहेंगे इसका आकार 0.1 माइक्रोन मीटर से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर होता है। किसका, निलंबित कणकीय पदार्थ का। आगे आते, 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण या PM10 को श्वसनशील निलंबित आपके कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कणकीय पदार्थ। याद कर लो इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फिर यही पूछते हैं ना कि प्रश्न कहां से आते हैं, यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उठा करके। आगे आता है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण PM2.5 लिखा रहता है। कहा गया श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करता है। कैसी, श्वसन संबंधी। कार्बन मोनोऑक्साइड कहा गया सभी वायु प्रदूषकों के 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती, इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ठंडी में आप अंगीठी जलाकर कमरे में भूल गए और चारों तरफ से दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, आप रात भर में मर जाएंगे। आप बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। आपके तंत्रिका तंत्र को इतना कमजोर कर देता है कि आप अपने शरीर को उठ करके दरवाजा खिड़की खोल ही नहीं सकते हैं कि ऑक्सीजन आ सके। इसलिए इसे दम घोटू कहा जाता है। और ये बताया जाता है कि सर्दियों में अंगीठी या कोयला अपने कमरे पर जला करके बंद ना करें कमरे, है ना। अगर आपने जला भी रखा है तो बाहर रखो, और अगर अंदर रखना है तो खिड़की दरवाजा खोल दीजिएगा या खिड़की खोल कर रखें, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा भी आती रहे उतनी, ठीक है। आगे मीथेन कहा गया धान के खेत, कोयले की खान एवं आपके घरेलू पशु आपके वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत है। आपके धान के खेत से मीथेन पाई जाती है उत्सर्जित, कोयले की खदानों से, है ना। घरेलू पशु वातावरण में, जब आपके घरेलू पशु क्या करते हैं, चबुराई करते हैं, है ना, चाबुर छोड़ते हैं, तो उससे मीथेन गैस निकलती है। सांप की बाम्बी से, जो सांप होता है ना, सांप की बाम्बी से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया बेंजीन से रक्त कैंसर होता है। क्या होता है, बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है ना। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं, और इटाई रोग भी इसी के कारण होता है। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करता है एवं रक्त दाब को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, रक्त दाब को बढ़ा देते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या करते हैं, रक्त दाब को बढ़ा देते हैं। आगे आते हैं। कहा गया राष्ट्रीय पशु गुणवत्ता सूचकांक, प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय पशु गुणवत्ता सूचकांक आपके AQI का शुभारंभ किया। किसका, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। तो निलंबित धूल कण जो PM10, सूक्ष्म धूल कण जो PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2,
ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3 और लेड आपका Pb। ठीक है, तो ये आपके कितने 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता में, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडियन में, ठीक है, राष्ट्रीय एयर क्वालिटी इंडियन में, ठीक है ना, तो आप ये नेशनल कह सकते हैं। तो एयर क्वालिटी एयरबैग्स में आपके 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। आगे आते हैं, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। तो कौन सा सबसे अच्छा, तो आपका क्या होगा, जिसका आपका QI अच्छा होगा, जैसे अच्छा 0.0 से 50 हरा कलर कोड दिया गया, ये हरा होगा आपका। संतोषजनक आपका 51 से लेकर 100 तक, तो हल्का हरा। और आपके सामान्य प्रदूषित तो 101 से लेकर 200 तक गुलाबी रंग का। और खराब तो 201 से लेकर 300 पीला रंग का। अति खराब तो 301 से लेकर 400 तक, है ना, तो लाल। और गंभीर एकदम खराब है वातावरण गुणवत्ता वायु सूचकांक, तो 401 से लेकर AQI या आपके वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो आप कहेंगे गहरा लाल कलर दिया जाता है। ये 6 संकेतकों में या 6 श्रेणियों में बांटा गया। अच्छा, संतोषजनक, सामान्य प्रदूषित और खराब, अति खराब और गंभीर। आगे आते हैं, कहा गया जल प्रदूषण। जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। सामान्य जल से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीकरण या आपके BOD क्या कहते हैं, जैव ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग या फिर घुली ऑक्सीजन तथा pH के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो जैव आप कहेंगे बायो ऑक्सीजन मांग या डिमांड से किया जाता है, या फिर रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD से किया जाता है, या खुली ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से किया जाता है, या pH मान से के आधार पर किया जाता है। कहा गया जैविक ऑक्सीजन मांग या आपके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या इसी को BOD। आपको कई बार BOD का फुल फॉर्म पूछा गया है कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। परीक्षण जल में कहा गया उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का आकलन करता है। और पीने के स्वच्छ जल की BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए। और सामान्य नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। याद करो, इसको याद करें, ये दोनों पॉइंट ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। PYQ उठाकर देखो, यही पूछा गया है कि समुद्र नदियों में BOD में कितने ग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, 40 मिलीग्राम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण हैजा रोग होता है, तपेदिक होता है, पीलिया होता है, अतिसार, मियादी ज्वर या बुखार आता है, आपके पैराटाइफाइड होता है, पेचिस आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है ना, कहा गया आपका एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से कहा गया एस्बेस्टोसिस या फेफड़े के कैंसर का रूप नामक रोग हो जाता है। किसके, एस्बेस्टस के रेशों से। कहा गया पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। याद करो, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग तथा कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। याद करें, दोनों याद करें। जल में आर्सेनिक की अधिकता से आपके ब्लैक फुट नामक रोग तथा शीशा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। नौकनी कहा गया संलक्षण आपका फ्लूओराइड के प्रदूषक से उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो आप ये भी याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण कहा गया उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब मान लीजिएगा मैं इतना शोर मचाऊं कि यहाँ के लोगों को बेचैनी हो जाए, मार स्पीकर लेकर आ जाऊं, मार बेचैनी हो जाए कि इनके कान बंद, ऐसे कि नहीं मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ मुझे हो जाए, बेचैनी की दशा आ जाए कि मुझे घबराहट हो रही है, बना बेचैन हो रहे। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल से किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधों को अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि उनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसलिए आपने देखा है क्या, आपकी रोडों के किनारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, रात भर आपके ट्रक चलते हैं, दिन भर गाड़ियां चलती हैं, इतनी ज्यादा ध्वनि होती है। तो ये सब अवशोषित कौन कर रहा है, तो आपके ये
पौधे अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या अवशोषित, पौधों को अधिक लगाया जाता है। अब आता है ध्वनि, डेसिबल में और ध्वनि स्रोत, जैसे 20 याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू उठाकर देखो, पूछा गया है कई साल लगातार, है ना। क्या गया, 20 डेसिबल पत्तियों की सरसराहट, आपकी चुपचाप जाकर के सुने, पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है। 30 डेसिबल फुसफुसाहट, जैसे रात में बतियाते हैं आप लोग ना, कुछ लोग बतियाते हैं फुसफुस फुसफुस, मम्मी के बेड पर ही लेट करके मम्मी के साथ फुसफुसा के बतिया लेते हैं। 40 डेसिबल शांत कमरे की ध्वनि होती है, और 60 डेसिबल सामान्य बातचीत, जैसे हम और आप अभी बातचीत कर रहे हैं। 80 से 85 डेसिबल ट्रक व बसों की आवाज होती है। 120 डेसिबल कहा गया जेट इंजन की आवाज, आजकल आईपीएल में दिखाया जा रहा है इन सबको, है ना। तो आईपीएल देख रहे हैं तो कुछ सीखें। जैसे 120 डेसिबल धोनी ने कल जैसे ही आए तो क्या हुआ, तो धोनी के आने से केवल 128 से 124 डेसिबल ध्वनि चली गई। जेट इंजन की आवाज जितनी ध्वनि उस स्टेडियम में हो गई। 150 डेसिबल जेट प्लेन की लैंडिंग, जब जेट प्लेन लैंड करता है तो उसकी 180 रॉकेट इंजन, जब आपका रॉकेट इंजन जाता है ऊपर तो आपकी उसकी ध्वनि सबसे अधिक होती है। आगे आते हैं, प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं आपका मानवाधिकार संगठन, जैसे आपका संगठन है, स्थापना वर्ष है और मुख्यालय यूएनईपी 1972 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय आपके नैरोबी केन्या में है। रेड क्रॉस 1863 में, याद करो, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहा गया ग्रीन पीस 1971 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल तो 1961 में लंदन इंग्लैंड में है। कहा गया आपका WWF आपका 1988 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, या इसी को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच 1978 में न्यूयॉर्क यूएसए में है, और आपका न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे ये भी बताएं। IPCC 1988 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ट्रैफिक 1976 में इसकी स्थापना होती है, और कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका आपका मुख्यालय स्थित है। कहा गया वेटलैंड इंटरनेशनल फ्रेट्स फॉर अर्थ वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 में नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई। कहा गया फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969 में एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में स्थापना। IUCN कहा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म है, 1948 में स्थापना, और आपके स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन या संधियां, तो अंतरराष्ट्रीय जो यह सम्मेलन है ये वर्ष है और ये संबंधित तथ्य है। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहां पर हुआ, स्वीडन में, कब हुआ, 1972 में। कहा गया पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में 1987 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया, तो 16 सितंबर को, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया रियो सम्मेलन ब्राजील पृथ्वी सम्मेलन भी इसी को कहा जाता है, 1992 में होता है। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृति दी गई इनको। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या आपका UNFCCC की स्थापना की गई। कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल या पृथ्वी +5 सम्मेलन 1997, 5 वर्ष प्लस कर देना था बस। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके वायुमंडलीय तापन कम करना, 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। कब तक ये बताना है, लक्ष्य टारगेट बता रखे हैं आज ही की क्लास में, कब तक कटौती करना है। कहा गया जोहान्सबर्ग रियो +10 सम्मेलन या पृथ्वी +10 सम्मेलन कहा जाता है, 2002 में आया। अब इसमें क्या करना था बताएं भाई, तो आपका रियो +10 सम्मेलन करना है और पृथ्वी +10 सम्मेलन करना था, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 2002 आएगा, ठीक है ना, उसमें 10 जोड़ो, देखो 2002 आ जाएगा। कहा गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी इसी को कहते हैं, जोहान्सबर्ग को। और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमत भी दर्ज करते हैं इसी के माध्यम। सतत विकास पर बल दिया गया किसके, जोहान्सबर्ग, कब आया, 2002 में।
आगे कहा गया कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में 2010 में होता है। 100 अरब डॉलर से हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। रियो +20 सम्मेलन 1992 में, अब 20 जोड़ देना था, या पृथ्वी +20 सम्मेलन तो 2012 में द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया। जीरो हंगर चैलेंज या सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में 2021 में कहा गया अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि या आपके IFAD नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई। केवल अम्ब्रेला निधि पूछ लिया जाता है, 2021 में आया था। आगे आता है पर्यावरणीय पुरस्कार, जो आपका यहीं से लास्ट होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है। तो पर्यावरणीय पुरस्कार क्या होंगे, कहा गया है ये पुरस्कार है, ये आपके स्थापना वर्ष है और ये प्रदान करने वाली संस्था है। कहा गया आपके टाइलर पुरस्कार 1973 में इसकी स्थापना की गई और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। गोल्डन मैन पुरस्कार 1989 में गोल्डन मैन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में UNEP द्वारा दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 में वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी या ब्रिस्टल इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। कहा गया साशा कावा पुरस्कार 1986 में UNEP के द्वारा दिया जाता है। विटली पुरस्कार 1994 में आया, तो आप कहेंगे WFN के द्वारा या आपके विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। विटली पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। आगे आता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1987 से शुरू किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 में पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आपका कब, तो ये नहीं, आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय सरकार द्वारा दिया जाता है। ये शायद 1988 और 89 में आया था, ठीक है ना, लिख लीजिएगा 1987, 1988 और 1989, ठीक है। तो आपके क्या राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किसके, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना। तो ये थी आपकी पर्यावरण की क्लास। कंप्लीटली रिवीजन के लिए भाई साहब इसको एकदम दबा कर पढ़ लीजिएगा, ये एकदम सत्य बात है। अगर आपने दबा कर पढ़ा इसको तो आपको जबरदस्त यहाँ से लाभ तो मिलने वाला है। तो मिलते हैं कि अगले वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, आपसे रूबरू होते हैं नया टॉपिक लेकर के। तब तक आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।